कल ही की तरह जो जो बच्चों का बैकग्राउंड कोई नॉइज नहीं आ रहा वो सब के सब ऑन कर लो। और बीच बीच में अपनी क्वेरीज पूछते रहना। पहले डिस्क्लेमर है, बाद में क्वेरीज क्लियर करने के लिए शायद मैं सेशन ना ले पाऊँ। तो मेक श्योर यू आस्क योर क्वेरीज इन बिटवीन द क्लास ओनली। और इसके अलावा कल को लेकर के किसी के मन में भी कोई भी डाउट रह गया हो तो अभी पूछ लो विद इन नेक्स्ट 5 मिनट्स, नहीं तो फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़े। नहीं है इसका मतलब, हाँ सबके डाउट क्लियर। यस सर, क्लियर है मेरे डाउट। ओके ओके, वेरी गुड। यस सर। अच्छा तो एक बार चेक कर लिया जाए कौन कौन बच्चे हैं। इनायत, हिमेंद्र, इत्तिशा, शबीर, रोहित, शिवानी, तबस्सुम, विशाल, ईमान। गुड। ठीक है, तो कल के दिन हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था उसका एक बार फिर से थोड़ा सा समरी देख लेते हैं। डिसकंटिन्यूटी वगैरह हो ही गया था पहले ही। ये देखा था आर्टिफिशियल सोर्सेस, नेचुरल सोर्सेस। इसके ऊपर कम बात हुई थी, आर्टिफिशियल की बात हुई थी मेजरली, जिसमें डेंसिटी टेम्परेचर के बारे में बात हुई थी। बढ़ती है घटती है सब देखा था। फिर हमने मेजरली सेस्मोलॉजी कवर किया था, जिसमें हमने पी वेव एस वेव के बारे में डिस्कस किया था। थोड़ा सा इंसाइट्स मैंने आपको एल वेव के ऊपर भी दिया था, याद है कि रेलवे ट्रैक का वो कैसे मुड़ा हुआ था। यस यस सर। गुड। जी सर याद। ये प्राइमरी वेव्स पता है, पैरेलल है, लॉन्गिट्यूडनल है। एस वेव्स ट्रांसवर्स हैं और परपेंडिकुलर हैं। एस वेव्स की वजह से हमें लिक्विड कोर के बारे में पता चला था। पी वेव्स की वजह कि पी वेव्स की वजह से हमें पता चला था कि इंटीरियर जो है वो सॉलिड है। पी वेव में प्राइमरली रिफ्रैक्शन ने हेल्प किया था, और एस वेव में उसी के कैरेक्टर ने, कि वो लिक्विड मीडियम से पास नहीं होता है। शैडो जोन था पी वेव का 105 से 145 डिग्री, और एस वेव का 145 टू 145। ठीक। अब इसके आगे एक रिलेशन और देखा था, वेव और डेंसिटी के बीच में क्या है, कैसे पता चलता है अर्थ की डेंसिटी, और उसी के थ्रू हमें लेयर का पता चला था। ये भी हो गया था। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। एक बार इसके साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट था वो, आइडियली मेरे को यहाँ पे लिखवा देना चाहिए कि क्रस्ट वगैरह और मेंटल की डेंसिटी क्या रहती है, लेकिन आई होप मैंने आप लोग सभी को पहले लिखवा दिया है। तो वहीं पर जहाँ पे पहले लिखा हुआ है ना, उधर एक मेंटल का भी लिख लेना, बिकॉज वहां पे कोर का और अर्थ का एवरेज लिखवाया है, लेकिन क्रस्ट का, हाँ सॉरी, मेंटल का नहीं लिखवाया। तो मेंटल की जो एवरेज डेंसिटी है वो 4.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है। और ठीक है, ये हो जाता है अपना इससे कंप्लीट, सिस्मिक वेव्स वाला। कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है सॉल्व कर लोगे सबके सब। दूंगा मैं आज के दिन यस क्वेश्चन सर। आपको। ठीक है। यस मैं सर। तुम्हें एक दिखाता हूँ कि और बच्चे यूपीएससी वाले कैसे आंसर लिखते हैं। एक सेकंड, ये देखो। ये अभी हम जो बच्चे मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके हम इवेल्युएशन कर रहे हैं। ये पॉलिटी के चेक कर रहे हैं क्वेश्चंस, कुछ कुछ हैं। ये तो सोशल इश्यूज को लेकर के हैं, और भी है। इस तरीके से चेक होती हैं कुछ कॉपीज, उसके हम मार्क्स भी देते हैं। ठीक है। आपके लिए भी ये सब अवेलेबल हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। पहले पढ़ाई करो, हाँ। अब नेक्स्ट आ जाता है अपना, क्या डिस्कस करना था। हाँ, एक था एडवर्ड स्वेस का एक पॉइंट ऑफ व्यू, और बता देता हूँ मैं आपको इस बीच में, ये भी लिख लेना, ई स्वेस। ठीक है, एडवर्ड स्वेस। तो हमने जो मैंने क्लास में शुरुआत में आपको बोला था, सियाल, सीमा, नीफे, तो ये वाला जो कंसेप्ट है ये एडवर्ड स्वेस ने दिया था। तो इनका कहना क्या था कि जो अर्थ का जो बाहरी पार्ट है, बाप रे, जो अर्थ का जो बाहरी पार्ट है ये वाला, ये सेडिमेंट से कवर है। सेडिमेंट मतलब जिसके ऊपर आप चलते हो, सॉइल वाला एरिया होता है या थोड़ा सा मिट्टी वाला एरिया। ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा था कि नीचे वाला जो पार्ट है बीच वाला,
उसके नीचे वाला, ये सेडिमेंट वाला हो गया। ये वाला पार्ट से लेकर इतना पार्ट, इसको सीमा कहते हैं, सॉरी सियाल। ठीक है, सिलिका एंड एल्यूमिनियम से बना होता है। उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि ये जो पार्ट होगा ये सीमा का बना होगा, सिलिका प्लस मैग्नीशियम या मैंगनीज। ठीक है, और इसके बाद ये वाला जो पार्ट है, सॉरी यही पार्ट, ये होगा आपका निफे का बना हुआ। ठीक है, उनका एस्टिमेट था कि डेंसिटी चेंज होती रहती है अंदर की तरफ जाते समय, तो अलग अलग लेयर्स की अपनी अपनी डेंसिटी होगी। तो आई होप कि इतना सही इनका कंसेप्ट था, लेकिन ये उतना वैलिड है नहीं। आगे जब आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ोगे तो उसमें ये चीज क्लियर हो जाएगी आपको। ठीक है, इसको डायग्राम को बना लेना। अब सीधा नेक्स्ट बढ़ते हैं अपना, ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन बेसिन। एक बात हो रही है यहाँ पे कॉन्टिनेंट की, एक बात हो रही है यहाँ पे ओशन बेसिन की। क्या डिफरेंस है दोनों में, कोई बताएगा? जब हमने डायग्राम कवर किया था तो ये था क्रस्ट। ठीक है, आइडियली ये पूरा ही क्रस्ट है। ठीक है, तो जो ऊपर का जो क्रस्ट का जो एक्चुअल ये पूरा पार्ट है ना, ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है। ये होता है कॉन्टिनेंट और ये होती है ओशियन बेसिन। ओशन बेसिन मतलब आप ओशन का जो कवर्ड अप एरिया है उसको आप ओशन बेसिन कह सकते हो। ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये यूरोप, ये अफ्रीका मान लो, तो ये जितना भी एरिया कवर्ड है ये पूरा ओशन बेसिन से कवर्ड है। ठीक है, और ये वाला जो एरिया है ये सब क्या है, कॉन्टिनेंट्स। तो एक तरीके से देखो तो आप ये समझ सकते हो कि कॉन्टिनेंट्स वो अर्थ की पोजीशंस हैं या वो पार्ट है जो कि ओशियन के ऊपर इमर्ज होता है, यानी ओशियन की जो लेवल होता है, जैसे सी लेवल कहते हैं, उससे ऊपर के जो पार्ट है ना उसे आप कॉन्टिनेंट मान सकते हो। ठीक है, अब थोड़ा ज्योग्राफिक एंगल से इसको देखते हैं क्या होता है। ज्योग्राफी में फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर रिलीफ फीचर्स होते हैं। ठीक है, रिलीफ मतलब क्या होता है कि अर्थ की सरफेस पर जो भी यूनिफॉर्मिटी है, सॉरी नॉन यूनिफॉर्मिटी है, वो सबको क्या बोलेंगे, रिलीफ। यानी कि कोई भी ऐसा अर्थ के ऊपर स्ट्रक्चर जिस जो कोई एक एंगल बनाता हो अर्थ के हिसाब से, ये प्लेन, इसके ऊपर कोई माउंटेन बनेगा तो ये माउंटेन इस प्लेन के हिसाब से एक एंगल बना रहा है। ऐसे ही प्लेट्यू बनेगा तो वो भी एक एंगल बना रहा है। तो कोई भी अर्थ के ऊपर बना हुआ रिलीफ फीचर, कोई भी स्ट्रक्चर जो कि अर्थ के प्लेन से एंगल बनाता हो, उसी को रिलीफ फीचर्स कहते हैं। ठीक है, अब ये जो रिलीफ फीचर्स हैं ये तीन तरीके के होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। क्या है इसमें अंतर, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, समझो बस। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर्स होते हैं कॉन्टिनेंट और ओशियन बेसिन। ओशियन बेसिन सबको समझ में आ गया ना क्या है? यस, यस सर। यस सर। कल जैसे इंटरेक्ट कर रहे थे वैसे ही करो। ठीक है, थोड़ा सा हमें भी लगता है कि बच्चों को इंटरेस्ट आ रहा है, बीच बीच में बताते रहो, इसलिए मैंने बोला माइक ऑन रखना अपना। ये आपका क्या है, वर्ल्ड मैप समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे इंडिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, यस सर, यस अफ्रीका, सर। ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये जितने भी आपको ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं इनको क्या कहा जाएगा,
फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर। ऐसे सोचो कि जैसे सैटेलाइट से गूगल मैप यूज करते होगे आप, तो उसमें जब आप जूम आउट कर दोगे पूरा लोकेशन को, तो एक बहुत पास से देखोगे तो एक शहर दिख रहा होगा और उसके अंदर रोड्स वगैरह दिख रही होंगी, और शायद तुमने अपना घर देखने की भी कोशिश करी होगी कि इसमें कहाँ पर है। ठीक है। फिर और जूम आउट करोगे तो आपका जो शहर है, डिस्ट्रिक्ट, वो दिख रहा होगा। फिर और जूम आउट करोगे तो अपना कंट्री, इंडिया का मैप दिख रहा होगा, है ना। फिर इंडिया के मैप से भी आगे जूम आउट करोगे तो एशिया दिखेगा, और एशिया से भी आगे जूम आउट करोगे तो अफ्रीका दिखेगा, और फिर पूरी अर्थ दिखेगी। ठीक है। तो उस पर्सपेक्टिव से देखो इसे, कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर होगा, यानी कि सबसे पहले आपको जब अर्थ को, मान लो आप बाहर से विजिट कर रहे हो अर्थ को, कोई एलियन वेलियन हो, वो कोई आए अर्थ पे, तो वो सबसे पहले उसकी नजर में क्या पड़ेगा कि एक अर्थ है। फिर और पास जाता जाएगा, तो और क्लोज जाता जाएगा, तो कुछ कुछ उसको दिखेगा कि कुछ कुछ इस पे जमीन है। फिर और पास पहुंच जाएगा, तो उसे क्या दिखेगा, यही तो मैप दिखेगा, ये वाला। ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर। ठीक है। अब आती है बात सेकंड ऑर्डर। तो वही इंसान जो और पास जाता जाएगा अर्थ को, तो वो पास जाते जाते देखता जाएगा कि अरे इधर माउंटेन्स हैं। ठीक है। फिर इधर भी माउंटेन्स देखेगा। ठीक है। कहीं पे उसको प्लेन्स दिखाई देंगे, जैसे इंडिया के प्लेन्स हैं, इधर भी है प्लेन्स। ठीक है। इसमें भी प्लेन्स हैं। ठीक है। ऐसे ऐसे उसको प्लेन्स भी दिखते जाएंगे। कहीं पर उसे ग्लेशियर दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है। तो जब उसे और क्लोज जाने पे, ये कॉन्टिनेंट हो गया, ये ओशन बेसिन हो गया, जब इतना ही दिख रहा है कॉन्टिनेंट और ओशियन, तो वो हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर। जब इसके और पास जाने पे उसे माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन दिखने लग जाएंगे, तो वो हो जाएगा सेकंड ऑर्डर। और जब माउंटेन्स को भी पास में जाके देखेगा, तो माउंटेन्स के इधर कहीं पे एक ग्लेशियर होगा। ठीक है। उसे क्या बोलेंगे, थर्ड ऑर्डर। यानी ऐसे समझो कि फर्स्ट ऑर्डर मतलब सबसे बड़ा, सेकंड ऑर्डर उससे छोटा, थर्ड ऑर्डर उसके उससे छोटा। जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास में हम छोटी छोटी चीजें देखने की कोशिश करते हैं। ये चीज समझने की क्या जरूरत है, क्यों जरूरत है, बिकॉज हम बात कर रहे हैं किसकी, ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन बेसिन। तो ये कहाँ से ओरिजिन हुआ। ठीक है। जो अगली चीज बताऊंगा वो भी लिखनी नहीं है, सिर्फ समझनी है। ओरिजिन कैसे हुआ, तो आपको याद होगा जब मैंने अर्थ का फॉर्मेशन बताया था, अब तुम्हें सब लिंक होता जाएगा कि पहले अर्थ फॉर्मेशन वगैरह हमने क्यों बताया था। ठीक है। जैसे ये अर्थ थी, तो मैंने आपको क्या बताया था कि एक फेनोमेना हुआ था इसमें, डी गैसिंग का। याद है किसी को, कोई है एक आध बच्चा जिसको याद है? नहीं याद? यार रिवीजन नहीं कर रहे हो कसम से, कैसे कैसे काम चलेगा। रिवीजन इज मस्ट। जितना भी पढ़ा है सब भूल जाओगे, बाद में बोलोगे कि समझ में नहीं आया था, ये नहीं आया था, वो नहीं आया था। बिना पढ़े काम नहीं चलने वाला। मैं यहाँ पर आपको गाइड कर सकता हूँ, समझा सकता हूँ। ठीक है। 4 बार पूछोगे, 5 बार बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको याद नहीं करा सकता। याद आपको रखना है। सर ये डी मैनुअल गैसिंग, कार्ड ने जो दिया था। वो गैसियस हाइपोथेसिस था, यस लेकिन वो उसी तो के गैस। बाद बताया था। ठीक है। फिर भी हाँ, कोशिश अच्छी है। ऐसे ट्राई करो, चाहे गलत बताओ लेकिन बताओ। ठीक है। अब डी गैसिंग का जो सर ये फिनोमिनन था वो मैंने डेंसिटी में रहता है ना, क्या कह डी रहे हो? गैसिंग मतलब डेंसिटी, डेंसिटी जैसे चेंज होता है, वही होता है क्या सर ये? जैसे हर एक पार्टिकल का डेंसिटी अलग हम्म होता है, आपके सराउंडिंग में जाकर के क्लाउड बन जाता है कुछ। कोशिश अच्छी है। वो डेंसिटी का टॉपिक चल रहा था तभी बताया था मैंने। फिर भी मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। जब अर्थ बनी थी, तो अर्थ के बनते समय बहुत सारे जो प्राइमोर्डियल, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, वो आपस में जुड़ रहे थे, और फिर उनके जुड़ने से अर्थ बनी थी। ये तो आपको याद होगा सबको, यस सर। है ना। यस। तो उसी उसी बीच में कुछ एलिमेंट गैस के भी थे, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है ना। तो इस तरीके के जो गैसेस थे ना, वो भी अंदर ट्रैप हो गई थी। ठीक है। अंदर ट्रैप हो जाना मतलब कि अंदर ही रह गई थी। उसके बाद क्या हुआ, बाहर का जो क्रस्ट होता वो सॉलिडिफाई हो गया, मतलब कि वो ठंडा हो गया क्रस्ट, लेकिन अंदर का जो पार्ट था वो पूरा मोल्टेन था। ठीक है। जब ये सॉलिडिफाई हो गया, तो अंदर जो प्रेशर था ना गैसेस का, वो बना रहा, बिकॉज
गैस इतनी अंदर की हीट के अंदर ना सॉलिड स्टेट में नहीं हो सकती, गैस गैसियस स्टेट में ही होगी। और जब ऊपर से ये क्रस्ट ठंडी होकर के कॉन्ट्रैक्ट होगी, कोई भी चीज ठंडी होती है तो वो क्या होती है, उसका साइज छोटा होना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो वो क्या होगी, वो अंदर के इन पार्टिकल्स पे क्या बनाएगी, प्रेशर बनाएगी। ठीक है। और जब प्रेशर बनाएगी तो ये जो गैसेस है ना ये बाहर निकलने की कोशिश करेगी। ठीक है। तो ये जो गैसेस थी ना इन्होंने बाहर निकलने की कोशिश करी। समझ गए। और इसी टाइम पर इन्हीं के साथ इन्होंने क्या किया, जो एक क्रस्ट थी उसमें क्रैक्स डेवलप कर दिए। ठीक है। और जब ये क्रस्ट में क्रैक्स डेवलप हो गए तो नीचे से गैस भी प्लस लावा भी बाहर आने लग गया। ठीक है। जब बाहर आने लग गया तो हुआ क्या, लावा जो था वो ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो गया। ठीक है। समझ में आ रहा है ना। यस सर। लावा होना शुरू हो गया, डिपॉजिट। ठीक है। अब इसी पार्ट को थोड़ा और ध्यान से देखते हैं। लावा हुआ, वो ऐसे डिपॉजिट हो गया। अब क्या होगा कि अर्थ के ऊपर नेचुरल प्रोसेसेस काम कर ही रहे थे। नेचुरल प्रोसेसेस क्या होते हैं, वो पावर या वो फोर्सेस जो अर्थ का जो एक्सटीरियर पार्ट है, यानी ये जो बाहर के हिस्से हैं जितना भी, ठीक है, वो इनको क्या करें, तोड़े, इरोड करें। ठीक है। इरोड करें मतलब कि जैसे कोई एक पत्थर होगा, उसको रख दो एक जगह पे, वो अगर तुम 100 साल बाद देखोगे तो उसमें कहीं ना कहीं क्रैक्स होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। और उसके सेडिमेंट्स आसपास डिपॉजिट भी होने शुरू हो जाएंगे, यहाँ का गिरेगा इधर ही तो आएगा, इधर आ गिरेगा इधर आएगा। और फिर उसको 1,000 साल बाद देखोगे तो ये शायद इस फॉर्म में दिखेगा, और ये सेडिमेंट्स साइड साइड पे इकट्ठे होते जाएंगे, है ना। ठीक है। फिर उसके बाद टाइम पीरियड बढ़ाते जाओ, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पूरा का पूरा इरोड हो चुका होगा। तो ये पूरा क्या हो रहा है, एक इरोजन का प्रोसेस। इरोजन मतलब होता है किसी भी चीज का ब्रेक डाउन होना। ठीक है। इसका ब्रेक डाउन होकर सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये भी इरोड होगा, वही चीज यहाँ पर हुई। ठीक है। यहाँ पर लावा आना शुरू हुआ, लावा ने गिरना शुरू किया, डिपॉजिट होना शुरू हो गया। ये आपका लावा ही था। ठीक है। टाइम बाय टाइम इसके ऊपर का कंटेंट, साइड का कंटेंट जो है वो इरोड होने लग गया, ये क्या हो गया, सेडिमेंट्स के फॉर्म में बनने लग गया। ठीक है। अब ये ही चीज आपको क्यों बताई गई है, क्योंकि ये था कॉन्टिनेंट, बल्कि इसको बोलते हैं पहले क्रेटॉन। ठीक है। जो कॉन्टिनेंट बनने से पहले जो चीज है अर्थ के ऊपर डिपॉजिट हुई इन द फॉर्म ऑफ लावा, तो क्रेटॉन बने। क्रेटॉन के जुड़ने से ऊपर से देखोगे, साइड से देखोगे क्रेटॉन, ठीक है, और दो चार क्रेटॉन साइड साइड से जुड़ेंगे तो ये पूरी एक नई सरफेस बन गई कि नहीं बन गई। भाई समझ में आ रहा है, साथ साथ बताते जाओ, मुझे मालूम है यस कि ये सर। सब चीजें कुछ कुछ बच्चों के लिए नई होगी, लेकिन हेजिटेट करोगे फिर बाद में क्या पता समझाने का मौका ना मिले। ठीक है। फिर भी बता देता हूँ। डीगैसिंग हुई, उस बीच में यहाँ से लावा निकला, अर्थ की सरफेस है ये क्रस्ट, यानी कि इतने हिस्से को ही हम लेकर के यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है। ये क्रस्ट है, इसके ऊपर गैसेस प्लस लावा निकलना शुरू हो गया। ठीक है। ये लावा डिपॉजिट हुआ यहाँ पर, डिपॉजिट हो गया। ठीक है। डिपॉजिट होने के बाद इसके ऊपर क्या है, नेचुरल फोर्सेस ने काम करना शुरू कर दिया। नेचुरल फोर्सेस क्या क्या होती हैं, एयर, हवा, हवा भी इरोड करती है, आंधी चलती है तो वो भी पत्थरों को थोड़ा थोड़ा इरोड करती है। ठीक है। वाटर ने भी काम करना शुरू किया, उसने भी इनको तोड़ना शुरू कर दिया। इरोजन को आप अभी तोड़ने से समझो, बाकी और डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये जो लावा डिपॉजिट हो रहा था इसको क्या किया, तोड़ना शुरू कर दिया। इसके जो टूटेंगे तो सेडिमेंट साइड में डिपॉजिट होंगे, वही सेडिमेंट ये डिपॉजिट हो रहे हैं। सेडिमेंट मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स। ठीक है। ये डिपॉजिट होना शुरू हो गए। ठीक है। अब
ये तो मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया है ना, ये वाला, है ना। ऐसे ही ये भी हो रहा होगा, ये भी हो रहा होगा। तो यहाँ पर वही बताया मैंने, ठीक है, कि एक क्रेटॉन, फिर दूसरा क्रेटॉन, तीसरा क्रेटॉन, इनको क्रेटॉन्स बोलते थे। क्रेटॉन्स क्या होते हैं फिर भी बता देता हूँ। आज के टाइम का जो कॉन्टिनेंट आपको दिख रहा है, अफ्रीका, ठीक है, ये अलग अलग क्रेटॉन से बना हुआ है, ठीक है, जिन्हें शील्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बोलो बोलो। शील्ड। शील्ड, ठीक है, इन्हें क्रेटॉन्स भी कहते हैं, शील्ड भी कहते हैं, ठीक है। ये सब अभी बस वर्ड्स को समझते जाओ। अभी इसमें बस कुछ चीजें, जो ये कंसेप्ट है इसे समझो, ये जो नाम है इसे बस ध्यान में रखो, ठीक है, सब समझाया जाएगा लेकिन जब वो टॉपिक आएगा तब। अभी मैं एक प्लेटफॉर्म प्रिपेयर कर रहा हूँ ऐसे, जिसके ऊपर आपकी नॉलेज ऊपर बिल्ड करी जाएगी, तो पहले इसको स्ट्रॉन्ग कर लो। तो ये क्रेटॉन्स जो थे, इन्होंने इकट्ठा होना शुरू कर दिया। इकट्ठा होकर के ये बने क्या, कॉन्टिनेंट। जैसे ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ऐसे ही नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, ठीक है। और इंडिया भी इसी तरीके से बना हुआ है। इंडिया की जो बॉडी है ना, जो आप आज देखते हो मैप में, ये भी चार क्रेटोन से बनी हुई है। एक क्रेटोन इस तरफ है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ठीक है, ऐसे। तो क्रेटोन्स क्या है, क्रेटॉन्स हैं जो लावा का डिपॉजिट हुआ, कब, जब डीगैसिंग हो रही थी। लावा क्या होता है, लावा अभी भी समझ लो, लावा अर्थ के अंदर जो मोल्टन स्टेट में पत्थर होते हैं, यानी जो रॉक्स, जो पत्थर, जो अर्थ के अंदर गर्मी की वजह से पिघली हुई स्टेट में होते हैं, वो जब अर्थ के अंदर ही रहते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, मैग्मा, ठीक है। और जब ये ऊपर आकर के डिपॉजिट होते हैं अर्थ की सरफेस पे, तो इन्हें बोला जाता है लावा। समझ रहे हो, ये जो ये लावा सर है, क्लियर है पूरा। ये जो लावा है, ये अर्थ किसी की को जो क्वेरी। सरफेस है। यस सर। हाँ जी। जो पूरी अर्थ की सरफेस है वो सारे क्रेटोन से मिलकर बनी है। नहीं नहीं, सारे पूरी सरफेस क्रेटॉन से नहीं बनी, इसीलिए मैं अभी केवल आपको कॉन्टिनेंट बता रहा हूँ, कॉन्टिनेंट कैसे बने, ठीक है। तो कॉन्टिनेंट क्रेटॉन से बने, ठीक है। यस सर। ये देखो ये लिखा हुआ है ना यहाँ पर, कॉन्टिनेंट वो क्रेटॉन से कॉन्टिनेंट बने। तो अभी मैं बस कॉन्टिनेंट बता रहा हूँ। अब ये समझो, बच्चे की बहुत अच्छी क्वेरी थी, यानी ये बच्चा समझने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। जैसे ये अर्थ की पूरी सरफेस है, तो इस पे ऐसे ऐसे क्या बन गए, कॉन्टिनेंट, ठीक है। और ये जो कॉन्टिनेंट्स थे, ये छोटे छोटे क्या हैं, क्रेटॉन से बने। इनसे, क्रेटॉन्स से। क्रेटॉन्स किससे बने, जो लावा बाहर निकल के आया, ठीक है। लावा कब बाहर निकल के आया, जब डीगैसिंग और कूलिंग ऑफ अर्थ सरफेस शुरू हो गई, ठीक है। डीगैसिंग और कूलिंग कब शुरू हुई थी, जो हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल देखा था ना शुरू में, वो उसमें आर्कियन पीरियड है, ठीक है, उस समय। ये भूल जाओ, केवल यहां से इतना ध्यान रखो, इसे भूल जाओ, केवल इतने को ध्यान रखो। डीगैसिंग हुई थी अर्थ की, समझ गए होंगे। कूलिंग हुई थी, ठंडी हुई थी अर्थ की सरफेस, तभी डीगैसिंग शुरू हुई। उसकी वजह से लावा और गैसेस बाहर आना शुरू हुई, और उस लावा का डिपोजिशन हुआ, डिपोजिशन से क्रेटॉन्स बने, क्रेटॉन्स के इकट्ठा होने से कॉन्टिनेंट बने, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर, यस ठीक है, अब यहाँ पर जो मैंने ये कॉन्टिनेंट्स बना के दिखा दिया आपको, लेकिन इस जगह पे तो नहीं बना है, ठीक है। तो ये जगह क्या है, यही है आपकी ओशियन बेसन, ठीक है। हो सकता है कि इधर लावा डिपॉजिट हुआ हो, थोड़ा बहुत हुआ हो, लेकिन कॉन्टिनेंट जितना डिपॉजिट नहीं हुआ। ऐसा हो सकता है ना, कि जैसे ये सरफेस है, लावा आना शुरू हुआ तो लावा इधर तो इतना डिपॉजिट हो गया, लेकिन इस जगह पे आया तो हो सकता है इतना ही डिपॉजिट हुआ,
अब पानी जब इस अर्थ के ऊपर आएगा तो पानी तो इधर ही भरेगा ना। इतना एरिया जो है ऊपर का, ये तो बिना पानी का रह जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, ओशियंस। ये आपके क्या रह गए, कॉन्टिनेंट। इसलिए आज जो हमने वर्ल्ड मैप पे देखते हो, तो क्या देखते हो, कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट। लेकिन ये सब क्या है, ओशियंस। ठीक है, ये क्या है, इंडियन ओशियन, मालूम है। ये क्या है, पैसिफिक। ये वाला कौन सा है, बताएगा कोई। ये सर वाला कौन ओशियन कौन सा है। सर ये कौन सा? अटलांटिक सर आगे। अटलांटिक सर नॉर्थ सर अटलांटिक नॉर्थ तो सदर्न ओशियन, सदर्न। क्या कहते हैं, सदर्न ओशियन। तुम यस जनाब सर। अलग ही कंसेप्ट लेकर के आते हो, हाँ। सर इसका मतलब सब जो नीचे वाला बोल रहे हो ना साहब, वो एंटार्क्टिक ओशियन वाला, के ऊपर वाला सबसे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अभी जब पूछेंगे तो बताना, इसको बताना ये से क्या कहोगे। आर्कटिक लेकिन वो देखिए, आर्कटिक ओशियन आर्कटिक ओशियन ठीक है, आर्कटिक ओशियन। और ये क्या है, ये वाला एरिया, सदर्न। सर सदर्न सदर्न ओशियन। सदर्न ठीक है, सदर्न ओशियन कौन से लैटिट्यूड से के नीचे से है, जो 60 डिग्री साउथ के बाद जो नीचे का जो वाटर मास होगा, यानी पानी का एरिया होगा, उसे क्या बोला जाएगा, सदर्न ओशियन। ठीक है, तो अभी क्या बताया, ये जो आपके कॉन्टिनेंट बने हैं ये छोटे छोटे क्रेटॉन से बने हैं। ये जो मैं क्रेटॉन्स अभी सर्कल बना रहा हूँ ना, इनकी ये एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है, एक एग्जांपल है। ठीक है, ऐसे ही क्रेटॉन्स होंगे। ये क्रेटॉन्स बने थे लावा से, लावा निकला था जमीन के अंदर से। ठीक है, ये क्रेटॉन्स आपस में इकट्ठे हुए, इकट्ठे होने से ये क्या बने, कॉन्टिनेंट बन गए। ठीक है, ऐसे ही अमेरिका बना, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब ये चीज क्यों बताई गई है, क्योंकि हमें इन्हीं कॉन्टिनेंट का पता करना है कि ये कॉन्टिनेंट यहाँ पर है तो क्यों है, ये इधर है तो क्यों है, ये वाला इधर क्यों है, ये सारे कॉन्टिनेंट इस ही लोकेशंस पे क्यों है। बिकॉज मैंने सबसे पहली क्लास में आपको बताया था कि ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस एज अ होम टू मैन। यानी ज्योग्राफी में हम सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंटली क्या पढ़ते हैं, कि अर्थ के सरफेस को पढ़ना है। ऊपर से ये भी पढ़ना है कि वहां पे उसके ऊपर क्या क्या चीजें हैं, और जो भी चीजें हैं, जो भी चीज बनी हुई है नेचुरली या फिर मैन मेड, वो उसी जगह पर क्यों है। ठीक है, तो ये क्यों का जवाब ढूंढेंगे हम किस थ्योरी में, कोई अंदाजा लगा पा रहा है, कॉन्टी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। थ्योरी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट बाय अल्फ्रेड थ्योरी। वैगनर। क्या हुआ बेटा, कोई कोई क्वेरी है क्या किसी की। अल्फ्रेड वैगनर बोल रहा था। सर हाँ जी, हाँ जी। सर आवाज सर आवाज बहुत मतलब आ रही है। किसी का माइक ऑन है तो ऑफ कर ले। जिस बच्चे का शोर हो रहा है ना, लाइट अभी जिसकी आवाज आ रही थी बच्चे के बोलने से पहले, वो प्लीज माइक ऑफ कर लो। कोई क्वेरी है तो पूछ लो जल्दी से, अदरवाइज क्लास के बाद मैसेज ड्रॉप करना। ठीक है, तो चलो, कुछ लिखना पसंद करोगे कि और समझने का मन कर रहा है। सर आज से समझा दो पूरा, नेक्स्ट क्लास में आज फिर लिखवा देना। मतलब लिखने में अच्छा नहीं लगता, सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है। नहीं सर, अभी जो मतलब ये जो फ्लोस बन रहा है ना, तो इसमें ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, इसलिए बोल रही थी। अच्छा अच्छा, ठीक है मैम, जैसी आपकी इच्छा। देखो समझाने का तो है, लेकिन अगर फिर कल के दिन शिकायत मत करना कि मैंने नोट्स नहीं बनवाए। मैं तो आपको पूरी ज्योग्राफी सर शुरू से एंड तक ना कहानी में बता दूंगा। थोड़ा लिखवा दो, सर थोड़ा लिखवा दो और थोड़ा समझा दो सर, वही लेके चलते हैं, नहीं फिर एक थोड़ा दिन ज्यादा लिखवा हो दो, जाएगा। थोड़ा समझा दो। अच्छा अच्छा, चलो कुछ कॉमन फैक्ट्स लिख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, इसमें लिखो, ये हेडिंग डाल दो, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, है ना।
तू लिख, मैं लेटे हुई हूँ। लिख रही है? लिख दे। अच्छा ठीक है, लिखो दिस थ्योरी स्टडीज द फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर्स ऑन द अर्थ। फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर, फर्स्ट ऑर्डर बताया था मैंने। फर्स्ट ऑर्डर में आपका क्या आएगा? कॉन्टिनेंट्स और ओशियन बेसिन, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर में आता है आपका माउंटेन्स, माउंटेन्स प्लेन्स प्लेट्यू, ठीक है। और थर्ड ऑर्डर में क्या आता है आपका? जैसे ग्लेशियर, ठीक है, क्रीक्स, रिवर्स, सैंड ड्यून्स, फ्लेस्टून्स। मेंशन मिडिवल नीचे मिडिव दो ही मेंशन भी है, मिडिवल भी। मेडिवल भी यहाँ पर कहाँ से आ गया मेडिवल? इसका जो रहा ये तबस्सुम फीचर प्लीज है। अपना माइक ऑफ कर लो। ओके, सो दिस थ्योरी स्टडीज द फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर ऑन द अर्थ, ठीक है। इसके अलावा आगे लिखो अबाउट, देखो ये जो मैं पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ ना, ये प्राइमरली कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का पार्ट नहीं है। तो आई विश कि इसे लिखने के बाद ना, ये जो भी पॉइंट होगा इसे एक बॉक्स में डाल देना, ठीक है। पहले से डाल दोगे तो क्या पता तुम उतना ना लिख पाओ। जितना भी लिखो इसे बॉक्स में डाल के उसके ऊपर एक हेडिंग डाल देना, जैसे साइड नोट, ठीक है, साइड नोट लिख देना, ठीक है। तो दिस थ्योरी स्टडीज द फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर, ये है तो इससे ही रेलेवेंट, लेकिन मैं चाहता नहीं हूं कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को आप इससे याद करो। इसे बस आप अपने कभी दोबारा से कभी पढ़ो तो आपको याद आ जाए, इसलिए लिखवा रहा हूँ कि सर ने क्या पढ़ाया था। फिर लिखो अबाउट 71% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अर्थ इज, ठीक है, लिखते जाओ। अबाउट 71% ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ अर्थ इज रिप्रेजेंटेड बाय ओशियन, ठीक है। उसी के साइड लिखो 29% ऑफ इट इज कवर्ड, कवर्ड नहीं, रिप्रेजेंटेड ही लिखो, रिप्रेजेंटेड बाय, बाय व्हाट? अगर 71% एरिया ओशन का है तो 29% एरिया किसका होगा? सर कॉन्टिनेंट का। लैंड। कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट, वेरी गुड, ठीक है। अंदाजा लगा लो कि लेस देन वन थर्ड ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद कॉन्टिनेंट, ठीक है। अब और चीजें इसमें डिटेल में लिखो इसी के साथ ही, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ इसको लिखने से पहले, जैसे ये अर्थ है, ठीक है। अर्थ का ये वाला जो अगर मैं लाइन खींचूं 0 डिग्री, से क्या कहोगे? इक्वेटर। इक्वेटर। इक्वेटर, ठीक है। अब इधर अर्थ का अगर मैं मैप बनाऊं, ठीक है, तो वो ऐसा बनेगा। किस तरफ जमीन ज्यादा दिखाई दे रही है? ये क्या है? ये कॉन्टिनेंट ही तो है। किस तरफ कॉन्टिनेंट ज्यादा दिखाई दे रहे हैं? साउथ। सर सर नॉर्थ नॉर्थ। हेमिस्फेयर। किसमें? नॉर्थ हेमिस्फीयर में, ठीक है। जो 0 डिग्री से नॉर्थ में है बोलते हैं, जो साउथ में है उसे सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। हेमिस्फीयर मतलब क्या होता है? सर्कल है उसको आधा काट दो तो सर्कल को पूरे को स्फीयर बोलते हैं, उसका आधा हेमिस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही अर्थ को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोला जाएगा ऊपर वाले को, और नीचे वाले को सदर्न हेमिस्फीयर। क्या देखने में मिल रहा है कि कॉन्टिनेंट ज्यादातर किस तरफ है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है।
तो लिखो इसका, मोर देन 75% ऑफ टोटल लैंड mass is situated in northern hemisphere। ठीक है, कितना? 75% से ज्यादा हिस्सा जो जमीन का है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का है। तो सदर्न हेमिस्फेयर में किसका डोमिनेंस हुआ? क्या चीज ज्यादा हुई सदर्न हेमिस्फेयर में? ओशियन। ओशियन या ओशन। फिर वाटर। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर is also known as लैंड हेमिस्फेयर। क्यों बोला जाता है लैंड हेमिस्फेयर? बिकॉज 75% पार्ट जो लैंड का है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। उल्टा मत बोल देना कि नॉर्दर्न, क्या कहते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर 75% है लैंड का, ये नहीं कहना। 75% जो लैंड है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। ठीक है, और इसी के ऑपोजिट सदर्न हेमिस्फेयर इज ऑल्सो नोन एज, क्या कहोगे? अगर नॉर्दर्न को लैंड कह दोगे तो सदर्न को क्या बोलोगे? ओशियानिक ओशियन। हेमिस्फीयर। ओशियनिक ओशियनिक हेमिस्फीयर। हेमिस्फेयर या फिर आप सीधा लिखो वाटर हेमिस्फेयर। ठीक है, क्योंकि सदर्न में पानी का डोमिनेंस ज्यादा है। एक चीज और इसमें नोटिस करोगे, आप लिखोगे, ये सब साइड नोट्स हैं, इसको आपको पूरे को बॉक्स में लिखना है बाद में, मतलब पूरा बॉक्स बना देना है जो भी लिखा उसके चारों तरफ ऐसे। ठीक है, हाँ जी, किसी का कोई क्वेरी? नो लिखो सर। तीसरा। ओके कूल। कॉन्टिनेंट्स, सॉरी, कॉन्टिनेंट्स आर अरेंज्ड इन ट्रायंगुलर शेप। कौन सी शेप में? ट्रायंगुलर शेप में। कैसे? जो भी आप ये कॉन्टिनेंट्स देख रहे हो, ठीक है ना, ये सब के सब किसी तरीके से कहीं ना कहीं से दिख रहा है कि ये कुछ ना कुछ तो ट्रायंगल से ही बना हुआ है, ट्रायंगल जैसा ही दिखता है। कैसे? ये देखो, ये ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, ठीक है, ये ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, यस सर। ये पूरा ट्रायंगल जैसा दिख रहा है ना, ये भी ट्रायंगल जैसा, और इसको भी देख लो। ये सब के सब क्या थी? पहले ऑब्जर्वेशंस थी ज्योग्राफर्स की, कि भाई हमने वर्ल्ड मैप देख लिया, दुनिया देख ली, और उसका एक अंदाजा भी लगा लिया कैसे दिखते हैं, लेकिन कॉमन चीज क्या है इन सब के बीच में? तो कॉमन चीज क्या दिखी कि सबके सब में कहीं ना कहीं एक ट्रायंगल उनको विजिबल होता था। ठीक है ना, इन्हीं चीजों से क्यूरियोसिटी आई इनके दिमाग में कि भाई कुछ ना कुछ तो है ऐसा जो कि हम नहीं जानते। बिकॉज पहले बिलीफ होता था कि दुनिया भगवान ने बनाई, अब क्या है, साइंटिफिक तरीके से देखना है। तो साइंस जब आप इस्तेमाल करते हो तो चाहते हो कि उसमें आप मैथ या फिर फिजिक्स या केमिस्ट्री के आप लॉ लेकर के आओ, कानून, जो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जब तक आप डालोगे नहीं तब तक आपका थॉट साइंटिफिक नहीं हो पाएगा। वरना तो कहने के लिए क्या है, भगवान ने अर्थ बनाई, काम खत्म। ठीक है, लेकिन जब उन्होंने साइंटिफिक एंगल से देखना शुरू किया तो ये ज्योमेट्री घुसेड़ी उन्होंने बीच में, कि भाई मुझे तो ट्रायंगल जैसा भी दिख रहा है। समझ रहे हो? अब आगे, यस सर। एक चीज और इसमें, ये मैं क्या लिखवा रहा हूँ, एक ट्रेंड लिखवा रहा हूँ कि जो आप ग्लोब अगर आप कभी देखोगे ना तो आप इन चीज को ऑब्जर्व करना। ठीक है, और लिखो जो नॉर्थ पोल है, आज देखना एटलस में अपने में या खोल लो, नॉर्थ पोल को जब देखोगे ना
तो नॉर्थ पोल कैसा दिखता है ऊपर से? जैसे ये ऊपर से देखोगे तो यहाँ पर आपको यूरोप, ऐसा ऐसा अमेरिका, ये कुछ ऐसा, ठीक है, ऐसा दिखाई देगा यहाँ पे आपको। हाँ, ग्रीनलैंड दिखाई देगा, ठीक है। तो ये क्या है ऊपर? नॉर्थ पोल, ठीक है। साउथ पोल देखोगे तो साउथ पोल का शेप कुछ ऐसा है, ठीक है। और इधर कहीं पे साउथ पोल है। दोनों में क्या डिफरेंस है नॉर्थ पोल और साउथ पोल में? कि नॉर्थ पोल का ये जो है पूरा पार्ट, ये पूरा किसका है? वाटर का, जिसको अभी आप लोगों ने क्या बोला था? आर्कटिक ओशियन बोला था, ठीक है। और यहाँ पर ये ये जो पार्ट है, ये क्या है? लैंड का, जमीनी पार्ट, ठीक है। जैसे आप क्या बोलते हो, कौन सा कॉन्टिनेंट बोलते हो इसे? कंफ्यूज हो रहे हो क्या? इसको क्या बोलते हो? एंटार्क्टिका बोल गए? क्या बोलते हो? एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका सर। ये आपका वर्ल्ड मैप था, ठीक है। तो अभी हम इसको क्या बोला था? नॉर्थ, यहाँ पर क्या था? आर्कटिक ओशियन। और इधर ही क्या है? नॉर्थ पोल, ठीक है। और ये क्या है? सदर्न ओशियन, यही तो बोला था। इधर क्या है? साउथ पोल, ठीक है। तो ये जो नॉर्थ पोल है ना, ये अर्थ की जो ऊपर से ग्लोब को कभी घुमाना और ऊपर से देखना ग्लोब को, तो वो ऊपर से ऐसा दिखेगा। और साउथ अर्थ के ग्लोब को नीचे से देखोगे तो वो ऐसा दिखेगा। तो इन दोनों से क्या समझ में आता है उसको नोट डाउन कर लो। आप लोगों की चुप्पी बता रही है कि थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा है, बट ठीक है, आगे क्लियर हो जाएगा। हर चीज तुरंत समझनी भी जरूरी नहीं है, ठीक है। नॉर्थ पोल इज सराउंडेड बाय ओशियनिक वाटर, while साउथ पोल is surrounded by land, ठीक है। देखो, अर्थ को ऊपर से देखोगे ऐसी दिखेगी, दिख रहा फोटो में? यस सर। यस सर। इसे देखो, ठीक है। ये बीच में दिख रहा है नॉर्थ पोल, यस सर। नॉर्थ मैग्नेटिक पोल लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो पूरा है ये आर्कटिक ओशन आपको दिख रहा होगा। एक सेकंड में इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। हम्म तो ये है आपका नॉर्थ पोल। ये पूरा क्या है? पानी का ही तो है। ये रहा आपका रशिया, ये आपका कनाडा, मतलब रशिया कह रहे हैं, ये एशिया का ही तो पार्ट हो गया, यूरेशिया। और ये हो गया क्या आपका? नॉर्थ अमेरिका। ये ग्रीनलैंड, ये यूरोप। ये क्या है? पूरा पानी का। अभी हमने क्या लिखा? नॉर्थ पोल इज सराउंडेड बाय ओशियनिक वाटर, यानी ये जो पोल है, ये वाला, ये किससे सराउंडेड है? ओशन के वाटर से। ऐसे ही जब हम साउथ पोल की तरफ जाएंगे तो उधर हमें क्या देखने को मिलेगा? एंटार्क्टिक का कॉन्टिनेंट, यानी साउथ पोल मैप। देख पा रहे हो? ये वाला देखो, यस सर। यस सर। ठीक है। साउथ पोल का एंटार्क्टिक, ये बीच में जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, ये जमीन है। ये पूरा टाइम बर्फ से घिरी रहती है, इसलिए व्हाइट कलर की बना रखी है। और ये पूरा क्या है जो बीच में साउथ पोल दिख रहा है एरो के साथ, जिस पॉइंट को ये दिखा रहा है, हो गया।
जो साउथ पोल दिख रहा है, जिस पॉइंट को दिखा रहा है, ठीक है, उसका ये जो एरिया है ये सब व्हाइट कलर में क्या दिखा रहा है, ये कॉन्टिनेंट को दिखा रहा है, ठीक है। कुल मिला के यही बात है जो हमने लिखवाई है, नॉर्थ पोल इज सराउंडेड बाय ओशियनिक वाटर एंड साउथ पोल इज सराउंडेड बाय लैंड, ठीक है। ये कुछ जनरल फैक्ट्स हैं, ट्रिवियल इंफॉर्मेशन है, इसको ज्यादा दिल से लगाने की जरूरत नहीं है। मे बी कहीं ना कहीं प्री में किसी एग्जाम में क्या पता हेल्प कर जाए, ठीक है। माइन्यूट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब इसके आगे जो हमारा जो कोर टॉपिक था उसकी तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इससे ऊपर का जो भी ये भी पार्ट है ये सब आप बॉक्स में कर देना, ठीक है। जो भी लिखा है उसके चारों तरफ एक बॉक्स बना देना, ऊपर लिख देना साइड नोट। अब आते हैं बात कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की। तो अभी अब आपको समझ में आएगा कि वो मैंने वो क्रेटॉन्स कॉन्टिनेंट ये सारी कहानी क्यों बताई, इसकी वजह क्या थी, ठीक है। जब अभी मैंने थोड़ा सा पहले आपको बताया था कि ई स्वेस यानी एडवर्ड स्वेस जो थे, उन्होंने क्या बताया था कि अर्थ में 3 लेयर हैं, सियाल, सीमा और नीफे, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है एक साइड से, थोड़ा जल्दी जल्दी समझाऊंगा, बिल्कुल एब्सोल्यूट कंसंट्रेशन चाहिए आप लोगों का। अच्छा टॉपिक है, और इस क्वेश्चन में से हर दूसरी साल यूपीएससी में मतलब इस टॉपिक में से हर दूसरी साल यूपीएससी में क्वेश्चन आ जाता है, कुछ ना कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ठीक है। और कोई ज्योग्राफी ऑप्शनल कभी लेने की सोचे तो उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के लिए आप लिखो, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वाज गिवन बाय, किसने दी थी, किसी को मालूम है? अल्फ्रेड ये वैगनर। सर अल्फ्रेड वैगनर ने वैगनर। दिया था। वैगनर। ऐसा सब पढ़ के बैठे हैं, शाबाश। अल्फ्रेड वैगनर, अल्फ्रेड वैगनर कहाँ से थे, जर्मनी से, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। जो भी मैं इनफॉर्मल वे में या एरो या कुछ डायग्राम ऐसे बना के दिखाता हूँ ना, उसको कोशिश करो मत कॉपी करो, बस समझो। अल्फ्रेड वैगनर जो थे, उन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी, कब दी? ही गेव दिस थ्योरी इन 1912, 1912 में ये थ्योरी दी थी उन्होंने, लेकिन ये पब्लिश हुई थी 1922 में, यानी कि कब थ्योरी दी उसके 10 साल बाद, ठीक है। बताओ, उस बंदे ने इतनी मेहनत करी और उसका पब्लिकेशन भी 10 साल बाद हुआ। इसकी भी एक अलग स्टोरी है, ठीक है, कि ये इंसान कितना ज्यादा अनलकी था। अनलकी मतलब कि कुछ लोग समय से पहले पैदा हो जाते हैं, ठीक है। उनका वो समय नहीं होता, उनका जो ब्रेन या उनकी नॉलेज लेवल, उनकी चीजों को देखने की कैपेसिटी इतनी अच्छी होती है कि उनके सराउंडिंग के जो लोग होते हैं ना, वो उसको पहचान नहीं पाते, उसकी रेस्पेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन कुछ समय बाद, 10 साल, 50 साल, 100 साल बाद, फिर वो उसके दिमाग की वैल्यू करते हैं कि यार वो एक इंसान था जिसने ये बात बताई थी, काश हमने उसको उसके काम की इज्जत दी होती। उस मामले में अल्फ्रेड वेगनर भाई साहब थोड़े से लकी रहे, मतलब अनलकी रहे, अनफॉर्चुनेट थिंग है, ठीक है। अब ये बताते हैं कि इन्होंने थ्योरी में क्या कहा। पहली बात तो ये कि ये थ्योरी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या बताती है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ये बताती है कि आज के टाइम पे जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो उस लोकेशन पे, यानी उस जगह पे क्यों है, वाई, ठीक है, उसका रीजन क्या है। अब इस चीज का इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि अगर हमें ये पता है कि कॉन्टिनेंट यहाँ पर इस जगह पे किस लिए है, तो हमें किसी तरीके से ये भी पता होगा कि इसके नीचे कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही होगी, यानी अर्थ कैसे काम कर रही होगी वो भी हमें फिनोमेना इसके साथ पता चलेगा। और अर्थ के काम करने का फिनोमेना हमें पता होगा तो हम शायद नियर फ्यूचर में उस चीज की हेल्प लेकर के कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी या कुछ ऐसे रिसोर्सेज डेवलप कर सकते हैं जो कि ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो, ठीक है। आफ्टर ऑल साइंस इज ऑल अबाउट हेल्पिंग ह्यूमैनिटी टू डेवलप ह्यूमैनिटी, ठीक है। ये आप एक जनरली समझ लो कि इंपॉर्टेंस क्या है इस थ्योरी का। बाकी आगे बढ़ते हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वाज गिवन बाय अल्फ्रेड वेगनर, ही गिव दिस थ्योरी इन 1912। अब अगला लिखो कि बेसिक प्रीमाइस, क्या लिखोगे, बेसिक प्रीमाइस ऑफ थ्योरी।
लिख लिया? यस यस सर। नो? गुड 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 गुड। तो लिखो, अल्फ्रेड वेगनर believed that earth has earth's interior has three layers। ठीक है, थ्री लेयर्स कौन से वाले थे? थ्री लेयर्स, दैट इज सियाल, सीमा एंड नीफे। ठीक है, यानी अल्फ्रेड वेगनर ये मान के चलते थे कि अर्थ के अंदर तीन लेयर हैं, सियाल, सीमा, नीफे। यानी कि ये वो वाला टाइम है जब ये वाला पता नहीं चला था कि एस्थेनोस्फेयर है, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, या फिर आउटर कोर और इनर कोर। ये टाइम वाले से पहले का टाइम है। यानी आप ये सोच लो कि हमें जो अर्थ के बारे में अभी पता है उस चीज को 100 साल भी नहीं हुई। यानी इतनी नई इंफॉर्मेशन है ये चीज। अल्फ्रेड वेगनर के टाइम पे प्रिवेलिंग आइडिया क्या था कि सियाल, सीमा और नीफे से अर्थ का इंटीरियर बना हुआ है। और ये किसने दिया था? एडवर्ड सुएज ने, जो आपको पहले लिखवा चुका हूं। उनका ये मानना था कि जो अर्थ का जो कॉन्टिनेंट्स हैं ऊपर, ये बने हुए हैं किसके? सियाल के। जो कॉन्टिनेंट हैं वो बने हुए हैं सियाल के, और जो ओशियन है वो बने हुए हैं किसके? सीमा के। यानी ओशियनिक फ्लोर, नॉट ओशियन। ओशियन इज द क्या कहते हैं उसे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाटर। ठीक है, ओशियन नहीं, ओशियनिक सरफेस। ओशियनिक सरफेस इज मेड ऑफ सीमा। ठीक है, ये चीज ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, अभी बताऊंगा कहाँ ड्रॉ करना है। आगे लिखो, he believed that the continents are made up of Sial and underlying, अंडरलाइंग यानी कॉन्टिनेंट के नीचे की जगह, अंडरलाइंग सरफेस इज मेड अप ऑफ व्हाट? सीमा। नीचे की सरफेस सीमा की बनी हुई है, ऊपर की सरफेस जो कॉन्टिनेंट की है वो क्या की बनी हुई है? वो किसकी बनी हुई है? सीमा की। ऊपर की सरफेस सियाल की। ठीक है, दूसरी चीज उन्होंने बोला कि देयर वॉज अ सुपर कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग कार्बोनीफेरस पीरियड नेम्ड, क्या नेम रहा होगा जिन्होंने ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ी है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, बताओ जरा। नेम्ड पेंजिया। समझ में आया सेकंड पॉइंट किसी को? अभी बताते हैं, सब यस समझ में सर। आएगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट कहता है कि जो सरफेस है वो सीमा की बनी हुई है, और जो ऊपर कॉन्टिनेंट है वो किसके बने हुए हैं? सियाल के। ठीक है, दूसरा पॉइंट कहता है कि जो अर्थ है वो कार्बोनीफेरस पीरियड। अब समझ में आ रहा होगा कि मैंने पहले जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्यों बताई थी। कार्बोनीफेरस पीरियड, कार्बोनीफेरस पीरियड किसका पार्ट था? याद करना, किसी ने कोशिश नहीं की है याद करने की, सब बेटा पहले महंगा सब पड़े। पहले जो एक अच्छा, याद तो किया है किसी ने। पहले से एक बेटा नाम बताना अपना। तो शिवानी। शिवानी जी, अपलोड टू यू। ठीक है, बाकी भी बच्चे ऐसे ही करो मेहनत। ठीक है, पैलियोजोइक एरा। ठीक है, तीन एरा बताए थे, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक। ठीक है, पैलियो का क्या बताया था? कॉस, डीसीपी, कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, फिर कार्बोनी फेरस। सामने दिख गया? ठीक है, तो कार्बोनीफेरस एक समय था
किसी को ये समझ में नहीं आ रहा तो सिर्फ ऐसे सोचो कि जैसे 2010 थी, ऐसे ही अर्थ के किसी टाइम फ्रेम में कार्बोनिफेरस एक साल का नाम था, या एक कलेक्टिवली एक टाइम पीरियड का नाम था। कार्बोनिफेरस पीरियड में एक सुपर कॉन्टिनेंट होता था। क्या होता था? सुपर कॉन्टिनेंट। अभी हमने कॉन्टिनेंट देखे, तो अगर ये कॉन्टिनेंट है तो सुपर कॉन्टिनेंट क्या होगा? इनसे जो भी बड़ा होगा। ठीक है। तो अल्फ्रेड वेगनर ने कहा कि ये जो आज के टाइम पे जो आपको ये अलग अलग कॉन्टिनेंट दिख रहे हैं, ये ऐसे अलग अलग ना हो करके एक टाइम पे ये सब के सब क्या थे? एक साथ चिपके हुए थे, ये अलग अलग नहीं थे। ठीक है। तो अगर ये चिपके होंगे तो ये पूरा पूरा स्ट्रक्चर एक ही होगा, जिसमें अमेरिका भी होगा, सब जुड़े हुए होंगे। ठीक है। तो ये वाला जो सुपर स्ट्रक्चर था, ये कार्बोनिफेरस में पीरियड में रहा होगा, और इसका नाम उन्होंने रख दिया क्या? पेंजिया। क्या रख दिया? पेंजिया। ठीक है। और इसके अलावा जो बाहरी हिस्सा रहा होगा, ये क्या रहा होगा? किससे होगा? पानी से गिरा होगा कि नहीं होगा? यस सर। आज के टाइम पे जितने भी कॉन्टिनेंट देखते हो, कॉन्टिनेंट के अलावा पृथ्वी पे क्या दिखाई देता है? ब्लू कलर का वाटर। तो उस समय भी अगर ये सब आपका, मैं रेड मार्क कर दे रहा हूँ बट ऐसे ही समझ लेना, अगर ये आपका कॉन्टिनेंट है तो बाकी पार्ट क्या है? वाटर ही तो है। तो ये सब क्या है? ओशियन। और ये इस ओशियन का नाम क्या था? इसे सुपर सब ओशियन बोल लो। पेंथलासा। क्या कहते हैं इसे? पेंथलासा। पैंथलासा। ठीक है। तो इस डायग्राम को बना लो। ठीक है। पैंथलासा यार, PANTHALASA। ठीक है। डायग्राम कैसे बनानी है पहले समझ लो। ये जो 0 डिग्री है ना आपका, अर्थ का बीच का लाइन, ठीक है, सर्कल खींचो पहले, उसके बीच की एक जो लाइन होती है 0 डिग्री, उसे इमेजिन करना है, बनाना नहीं है। और ये 0 डिग्री से छूता हुआ यहां से शुरू करोगे, इधर से शुरू करोगे, इधर से छू करके ऐसा कुछ आलू जैसा बना दो। ठीक है, जो समझ में आए। ठीक है। एग्जैक्ट डायग्राम नहीं, लेकिन आपको लोकेशन मालूम होनी चाहिए, बिकॉज ज्योग्राफी इज ऑल्सो अ स्टडी ऑफ लोकेशन। तो इसका नाम क्या था? पेंजिया। और ये क्या था? बाकी पार्ट पेंथलासा। तो अल्फ्रेड वेगनर ने क्या कहा? जो सेकंड स्टेटमेंट आपको बताया कि देयर वाज अ सुपर कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग कार्बोनिफेरस पीरियड नेम्ड पेंजिया, एंड remaining surface of earth was covered by a super ocean named NAMED, named Panthalassa। अब ये अंग्रेज थे। अंग्रेज क्या मतलब? जर्मन थे। ठीक है। जर्मन लैंग्वेज अगर आप देखोगे ना, उसमें बहुत तगड़े तगड़े नाम होते हैं, हम याद कर कर परेशान हो गए। ग्लिच, फॉर, मिंगे, ठीक है, अर, उंडे, ये जो बहुत सिंपल सी लैंग्वेज होती है ना, उनके भी बहुत टिपिकल नाम थे, जिसमें आप अल्फ्रेड वेगनर का थैंक्स बोलो कि उन्होंने बस यही नाम रख के छोड़ दिया, ये याद भी रह जाएगा। पेंजिया और पेंथलासा। इतना समझ में आया ना? किसी को कोई डाउट? सर यस लास्ट सर। लाइन। ठीक है। अब उनका क्या कहना था कि एक पीरियड ऐसा आया कार्बोनिफेरस के बाद कि ये जो अर्थ है, इधर जो पेंजिया था, ये टूट गया। ठीक है। ये क्या हुआ? टूट गया। और उसमें दो पार्ट बने। क्या बने? दो पार्ट। जो नॉर्थ वाला जो टूटा, टूटने के बाद जो हिस्सा था, उसे बोला गया लोरिस। हाँ जी, LAURASIA, लॉरेशिया। ठीक है।
और जो साउथ वाला पार्ट था उसे बोला गया क्या, गोंडवाना। इसको भी ड्रॉ कर लो ऐसे ही एरो बना करके साइड सर से। अंगारा भी बोलते ना इसे। हाँ, लॉरेशिया को अंगारा लैंड भी बोलते हैं। इसको भी पूरा लिखना, गोंडवाना लैंड लिखना पूरा। लोरेशिया के साथ लिखना चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो। लेकिन यार मैं इतना क्यों करूं, मतलब आपको एग्जाम में ना एक शब्द लिखना भी बहुत हैवी पड़ जाता है। ठीक है, तो ट्राई टू मेक थिंग्स एज सिंपल एज पॉसिबल। बहुत सारी चीजें रटने से कोई फायदा नहीं, जो पेपर में लिख के आना है वो चीज याद करो। लोरेशिया एंड गोंडवाना लैंड। डायग्राम बना लो तो बता देना सबके सब। हो गया सर। वेरी गुड। यस सर। ठीक है, अब लिखो आगे। थर्ड पॉइंट, ये सब क्या चल रहा है, बेसिक प्रेमाइस। बेसिक प्रेमाइस मतलब क्या होता है, कोई भी थ्योरी देने से पहले एक इंसान बताता है कि मैं क्या मान के चल रहा हूँ। ठीक है, पहले वो बताएगा कि मैं क्या मान के चल रहा हूँ, फिर वो बताएगा कि मैं इसके पीछे क्या एविडेंस दे रहा हूँ, फिर उसके पीछे बताएगा प्रोसेस कि मैं इस एविडेंस को सपोर्ट करने के लिए क्या चीज मानता हूँ। पहले ये बताएगा कि मुझे क्या क्या दिख रहा है, फिर बताएगा कि मेरे पास इसके क्या क्या सबूत हैं, फिर बताएगा कि इस सबूत को सपोर्ट करते हुए मैं कैसे प्रोसेस को बता रहा हूँ कि हुआ क्या होगा। ठीक है, तो अभी हम फर्स्ट पार्ट कवर कर रहे हैं, जैसे कहते हैं बेसिक प्रोमाइस ऑफ द थ्योरी। ठीक है, जिसमें हमने देख लिया उन्होंने सियाल सीमा नीफे माना था। साथ में उन्होंने ये बोला कि पेंजिया एक नाम का सुपर कॉन्टिनेंट रहा होगा कार्बोनिफेरस पीरियड में, पेंथलासा था। और उसके बाद पेंजिया जो है वो क्या हो गया, टूट गया। ठीक है, तो थर्ड लिखना है दे पेंजिया at certain point of time broke into two major continents named Laurasia and Gondwana land। ठीक है, इसके बाद क्योंकि अल्फ्रेड वेगनर का टारगेट क्या है, उन्हें तो आज के टाइम पे जो है उसको बताना है कि ये कैसे आया है, ये पेंजिया लोरेशिया और इनसे किसी को कोई मतलब नहीं है। वो सब यही पूछेंगे लास्ट में कि अरे भाई नाम लिख दिया तुमने, सब कर दिया, हमें बताओ ना आगे आज का कैसे हुआ। तो इसके लिए उन्होंने क्या बताया कि लॉरेशिया जो है, लॉरेशिया कंसिस्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, लिखते जाओ, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि सबसे पहले एक बड़ा था कॉन्टिनेंट, वो टूट गया। ये जो लैंडमास है, इस लैंडमास में ही नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया था। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया। ऑन द अदर हैंड, गोंडवाना कंसिस्ट ऑफ क्या, साउथ अमेरिका। आप पूरा ही लिखो, साउथ अमेरिका। किसी को कॉन्टिनेंट्स में तो कंफ्यूजन नहीं है। नहीं साउथ सर। अमेरिका, गुड, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर। पता है कहाँ पे है मेडागास्कर, ये वाला बताना है। पेनिनसुलर इंडिया, अफ्रीका के पास में। अफ्रीका पास में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट कहाँ पर, अफ्रीका के सर ईस्ट में। पेनिनसुला साउथ में सर, साउथ में। या फिर साउथ ईस्ट। सर साउथ ईस्ट में है। साउथ ईस्ट है सर। सर साउथ ईस्ट है, यस सर। ठीक है, ये क्या हो गया, साउथ ईस्ट। ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर,
पेनिनसुलर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। समझ में आया? वर्डिंग से ही समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। पेंजिया, टूटा, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सॉरी नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। ठीक है, ये ऊपर वाले पार्ट में था। नीचे वाले पार्ट किससे बना था, मतलब ये पार्ट में क्या क्या था? साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मेडगास्कर, पेनिनसुलर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। याद कैसे रखोगे? अभी भी मैप देख लेना, जो भी इक्वेटर से टच होते हुए या इक्वेटर से नीचे के जो कॉन्टिनेंट है वो सब आपके क्या है? लोरेशिया, ओ सॉरी गोंडवाना। ठीक है, और जो इक्वेटर से ऊपर के हैं वो सब क्या है? लोरेशिया। कहाँ गया मैप? 0 डिग्री यहां से निकलता है। ठीक है, तो ऊपर क्या है? ये नॉर्थ अमेरिका, ये क्या है? नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया। ये तीनों क्या है? लोरेशिया के। ठीक है, ऐसा कुछ बनाना नहीं है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। और साउथ अमेरिका, अफ्रीका, पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, जो आपको महाराष्ट्र से नीचे का पार्ट जितना भी दिखता है, महाराष्ट्र इंक्लूडेड, ठीक है, जो भी पार्ट दिखता है वो सब पेनिनसुलर इंडिया कहलाता है। ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया। और क्या है ये? ऑस्ट्रेलिया। और ये सदर्न ओशियन था, इस सदर्न ओशियन के नीचे क्या है? ये पूरा एंटार्क्टिका। ठीक है, तो ये गुड पूरा क्या इवनिंग हो गया सर। नीचे वाला। गुड इवनिंग, ये कौन आया? नाम बताओ। सर मैं श्वेता। श्वेता सर, वो लेट हो गई थी और फिर ध्यान नहीं दे पाया मैंने इस कोई पे, बात नहीं, क्लास सॉरी एंड सर। होने वाले, दोबारा से ज्वाइन करना जल्दी से, ठीक है? ओके सर। जल्दी करो जल्दी। अच्छा, वो बच्चा कौन था जो अभी बिल्कुल लास्ट सेशन में आया? श्वेता, श्वेता सोनी। सर मैं, यस सर, यस सर। कोई बात नहीं, कल परसों परसों के दिन फिर क्लास होगी, तो मेक श्योर कि आप 3 बजे आ जाओ। लाइव में जो पढ़ते समय आपको रिटेंशन होगा वो शायद वीडियोस देखते टाइम नहीं होगा, एंड इवन यू गेट द प्रिविलेज टू आस्क क्वेश्चन एट दिस पॉइंट ऑफ सर टाइम। एक्चुअली, हाँ जी। सर मेरे कॉलेज एग्जाम चल रहे हैं ना, इस वजह से मैं उसी का पढ़ रही थी, मैंने देखा नहीं, फिर अभी जब याद आया मैं चेक किया तो फिर 1 घंटा निकल चुका था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये आप वीडियो जो निकल गया ना, इसको आप यूट्यूब पे देख लेना, उधर से आप कुछ नोट डाउन करना चाहो तो कर लेना, ओके? तो ठीक है, हम कहाँ पर थे? हाँ, ये वाला जो साउथ में जो मैंने कॉन्टिनेंट मार्क किए हैं, इसको आप क्या कहोगे? गोंडवाना लैंड। मेरे- बेटा वॉइस क्लियर नहीं है, बोलो। एक काम करो, आप टेक्स्ट कर दो, मैं थोड़ी देर में चेक करता हूँ। ओके। बाकी सबको वॉइस आ रही है? यस सर। जी सर, क्लियर। अच्छा, एक ये बच्चे की नहीं आ पा रही है। बेटा तुम्हारी जो क्वेरी रह गई हो वो आरुष सर को भेजना। ठीक है, मैं आपको पर्सनली जो भी मेंटरशिप होगी वो दे दूंगा। लेकिन अभी कंटिन्यू करते हैं थोड़ा सा ना, बिकॉज आई थिंक सर, आज वैगनर की। यस यस बोलो। सर इक्वेटर के ऊपर मतलब जितने भी लैंड है सर उनको लॉरेशिया बोलेंगे, और साउथ को गोंडवाना। हाँ, मतलब मैंने आपको ये याद करने के लिए बोला है, मतलब आपको याद करने की ट्रिक बताई है। कभी बोल मत देना और कभी लिख मत देना, ठीक है? तो सर यस। बस मैंने आपको याद करने का बताया है कि अगर आपको याद करने में दिक्कत है लोरेशिया में क्या है, तो ये जितना भी नॉर्थ में जितना कॉन्टिनेंट दिख रहे हैं ना आपको, ये नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया, ये तीनों के तीनों क्या है? लोरेशिया के पार्ट। और जो गोंडवाना के पार्ट क्या है? ये साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ये इंडिया है, ये एक्सेप्शन मान के चलो, क्योंकि इंडिया ना यहाँ पे जुड़ा हुआ था अफ्रीका के इस हिस्से में। ठीक है, तो इंडिया इसका पार्ट है। ठीक है, इंडिया याद रखना, ऑस्ट्रेलिया और ये एंटार्क्टिका। ठीक है, यस सर। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखवा भी दिया आपको। Laurasia consists of North America, Europe, and Asia. On the other hand, Gondwana consists of South America, Africa, Madagascar, Peninsular India, Australia, and Antarctica. आई होप आपको यहीं पे याद हो चुका होगा, लेकिन मेक श्योर कि आप क्लास के बाद एक बार रिवीजन और कर लो। ठीक है, ये हो गया आपका बेसिक प्रीमाइस। ठीक है,
इसमें एक लाइन और फिर भी जोड़ना चाहो तो वैसे लिखवा तो दिया है, फिर भी लिख लो कि अल्फ्रेड वेगनर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी स्टार्ट फ्रॉम फ्रॉम विच पीरियड, अभी बताया था। सर 1912। कार्बोनिफेरस। जी नहीं सर, कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस पीरियड से स्टार्ट हुई। याद कराता हूँ कार्बोनिफेरस कहाँ है, रुको। कार्बोनिफेरस सर। ये रहा कार्बोनिफेरस पीरियड, ठीक है। बच्चे ने बोला था पेलियोजोइक, ये रहा पेलियोजोइक, इसका ही पार्ट है कार्बोनिफेरस पीरियड। इस समय पे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अल्फ्रेड वेगनर की स्टार्ट होती है। बच्चे ने बोला 1912 में, 1912 में अल्फ्रेड वेगनर साहब जिंदा थे, उन्होंने थ्योरी दी थी, ठीक है। उन्होंने बताया था कि इस टाइम पे लॉरेशिया गोंडवाना स्प्लिट हुए होंगे, उससे पहले एक पेंजिया नाम का सुपर कॉन्टिनेंट रहा होगा, ठीक है। अब मैंने आपको ऊपर बोला था एक जगह पे कि तीन चीजें होती हैं, पहले होता है बेसिक प्रेमाइस, फिर इसके बाद आता है क्या, एविडेंस, किसी भी थ्योरी में, ठीक है। तो अब अगला हेडिंग क्या होगा, सर एक डाउट है। एविडेंसेस, ठीक है, सर एक एविडेंस। डाउट है। बोलिए बोलिए। सर एक और सी था ना वो 33C। हाँ जी। तो सर वो कहाँ पे था सर वो सी 33C? 33C क्या था बेटा, अभी लॉरेशिया और गोंडवाना टूटा है, क्या हुआ है, टूटा है, सो ठीक है। ये है लॉरेशिया, ओके। ये है गोंडवाना। अब इतना जो बीच का पार्ट होगा ना, ये क्या होगा, पानी से भरेगा, ठीक है ना। जमीन थी ये जब टूटेगी तो ये दो हिस्से में हो जाएगी, ठीक है, ऐसे। तो इधर जो पानी था, ये जो पानी होगा यहाँ का, ये बीच में भी तो आ जाएगा, ठीक है। ये जो सराउंडिंग का वाटर है, ये इसमें भी तो एंटर करेगा इस जगह पे। तो ये जो एरिया सर था, इसको क्या बोला गया, टेथिस से। बट ये हम बाद में लिखेंगे, ये कहाँ लिखेंगे, जब प्रोसेस की बात आएगी। अभी हम बेसिक प्रेमाइस की बात कर रहे हैं, बेसिक प्रेमाइस बात की कि अल्फ्रेड वेगनर ने क्या माना, उसमें अगर टेथिस सी लिख दोगे तो उस टेथिस सी के मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता थ्योरी में, बिकॉज थ्योरी इज ओनली स्पीकिंग अबाउट कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। तो हमारा मेन कंसर्न कंसर्न किससे होना चाहिए, कॉन्टिनेंट से। जब हम प्रोसेस लिखेंगे आगे, उस प्रोसेस में टेथिस सी लिखेंगे, ठीक है। बट इट इज गुड कि आप इतना अवेयर हो, ठीक है। अब इन्होंने, अल्फ्रेड वेगनर ने अपनी थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए क्या कहा, थ्योरी क्या है अल्फ्रेड वेगनर की, कि एक टाइम था कार्बोनिफेरस पीरियड, इधर एक सुपर कॉन्टिनेंट था, वो हुआ क्या, टूट गया दो हिस्सों में, ठीक है। और वो टूटने के बाद, ठीक है, ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं, ये अलग अलग हिस्सों में अर्थ के में चले गए, और ये ही आज के टाइम का आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, इंडिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये बनाता है। तो आज का जो ये मैप है, ये आज का जो पोजीशन है कॉन्टिनेंट्स की, वो यहाँ से शुरू हुई थी, ठीक है। यहाँ से इसमें हुआ, ये हुआ, और फिर ये हुआ, ठीक है। लेकिन ये चीज हम कहाँ पढ़ेंगे आगे, प्रोसेस पे, ठीक है। अभी उन्होंने क्या बोला कि एविडेंस क्या है, चलो आपके लिए थोड़ा सा इजी कर देता हूँ, एविडेंस पार्ट कल करेंगे, लेकिन ये कैसा दिखता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ठीक है ना, इसका एक वीडियो दिखाता हूँ, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक सेकेंड। जी सर यस समझ गए। सर। चलो ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज के लिए वाइंड अप करते हैं, इतना ही आज सीख के जाओ, और कोशिश करो कि इसके रिलेटेड कुछ आगे पढ़ सकते हो तो पढ़ो, अदरवाइज जितना पढ़ा दिया है ना पुराना वाला, उसे याद करो। एंड मेक श्योर कि आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल अच्छे से याद हो, बिकॉज मेरे को आज डिसअपॉइंटमेंट हुआ, आपको याद नहीं है। आपको पता है मैं कितने एफर्ट्स दे रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे भी आप क्या कहते हैं उसे, एक्सपेक्टेशंस को आप मीट करो, ठीक है। आज कोशिश करना कि आप लोग इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल को याद कर लो, सो दैट कि कल के दिन मैं और कोई वर्ड बोलूं तो मुझे इस टेबल पे वापस ना जाना पड़े, ये आप लोगों की ड्यूटी है, ठीक है। ओके सर। ठीक है सर। ओके सर। ओके सर। आई होप आज मजा आया होगा, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द यस क्लास, सर। गुड बाय।
थैंक यू थैंक सर। यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो वेलकम मच वेलकम। सर।